बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स वन। इस चैप्टर का टाइटल है एक्स-रे डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसमें बेसिकली यही दो पोर्शन हैं। एक हमारे पास एक्स-रे डायफ्रैक्शन के हवाले से है पहला इसका पोर्शन, और दूसरा जो पोर्शन है वो है रेसिप्रोकल लैटिस के हवाले से। तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे पास हमने देखा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, उसमें क्या चीज़ थी कि बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है क्या चीज़, what the actually the structure is, and what are the definitions of different parameters to discuss and to describe a structure. तो वो थोड़ा ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर था जिसमें मुख्तलिफ लेबल्स हमने पढ़े, मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल यूनिट सेल के हवाले से, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस के हवाले से और बेसिक क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में क्या आया होगा कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, हम कैसे कौन सी ऐसी टेक्निक है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर, जो हम बता सकते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर को इन प्रैक्टिकल कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, और प्लस फिर उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत होती है। जो अभी तक हमने पढ़ी है वो हमने डायरेक्ट लैटिस पढ़ी है। तो डायरेक्ट लैटिस के बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है रेसिप्रोकल लैटिस, जो कि केस बेस्ड लैटिस भी हम उसको कहते हैं। तो उसमें हमारे पास उसको देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या हैं, वो किस तरीके से केस बेस में हम ड्रॉ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन होगा इस चैप्टर का। अभी आज जो है हम इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट पोर्शन में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस चैप्टर का टॉपिक है। इसमें बुनियादी तौर पर हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक हमारे पास ब्रैग्स डायफ्रैक्शन पैटर्न है या ब्रैग्स लॉ है, और दूसरा हमारे पास लॉ वे ट्रीटमेंट है। तो ये दो डिफरेंट आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशंस हैं डायफ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये डायफ्रैक्शन का आइडिया आया कहाँ से? डायफ्रैक्शन का आइडिया आपके पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आया। विजिबल लाइट, जो आपको पता है कि किसी भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर जब आप विजिबल लाइट को फॉल करते हैं तो ये वहाँ से डायफ्रैक्ट होती है, और डायफ्रैक्शन के बाद एक स्क्रीन के ऊपर जाकर ये मुख्तलिफ तरीके से इंटरफेयर करती है, या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होगा कि हमारे पास ब्राइट इमेजेस बनेंगे, ठीक है ना। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब हमारे पास कौन से इमेजेस बनेंगे? डार्क इमेजेस बनेंगे। तो अब ये जो पैटर्न होगा ब्राइट और डार्क इमेजेस का, ठीक है ना, ये पैटर्न हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। और उस डायफ्रैक्शन पैटर्न को जो है हम लोग देखेंगे कि वो किस टाइप का होता है। ये चीज़ जो है वो हम देखते रहे हैं आप छोटी क्लासेस के अंदर कि लाइट के मामले में इस तरीके से डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है। अब अगर हम इसी आइडिया को एक्सटेंड करें
ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि क्या एक्स रेज भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट हो सकती हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक्स रेज जो कि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिस तरीके से आपके पास विजिबल लाइट क्या है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी तरीके से एक्स रेज भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो अब क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये भी हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट हो सकती हैं या उसी तरीके का डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर सकती हैं जिस तरीके से लाइट प्रोड्यूस करती है, क्वेश्चन इज दैट। तो ऑर्डिनरी जो ग्रेटिंग है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उस पर जब हम एक्स रेज को फॉल करते हैं तो एक्स रेज की वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है एज कंपेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन द डायफ्रैक्शन लाइंस कि वो इजीली एक्स रेज उसमें से पास हो जाती हैं और कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देती। ठीक है, विजिबल लाइट डायफ्रैक्शन पैटर्न देती है ग्रेटिंग से गुजरने पर, ये लेकिन एक्स रेज जो है वो ग्रेटिंग से गुजरने पर जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देती, क्योंकि उनकी वेवलेंथ एक्स रेज की जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो यही क्वेश्चन जब आगे चला तो 1912 के अंदर एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स वॉन लावे ने सजेस्ट किया कि अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बजाय कोई सिंगल क्रिस्टल ले लें, कोई किसी भी मटेरियल की सिंगल क्रिस्टल ले लें जिसके अंदर आपको पता है कि जो मुख्तलिफ एटम्स हैं वो पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, तो अगर ये एक्स रेज इन अरेंज्ड एटम्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करें तो फिर यहाँ से ये डायफ्रैक्ट हो सकती हैं और मुमकिन है कि उसी तरीके का डायफ्रैक्शन पैटर्न दें जिस तरीके से विजिबल लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरने पर देती है। ये एक सजेशन थी जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स वॉन लॉवे की कि ये इस तरीके से मुमकिन है। अब उसकी कैसे सजेशन थी, उसने कैसे कंक्लूड किया, जाहिर साइंटिफिक तरीके से ये सजेशन दी। एक्चुअली उसने ये आइडिया फ्लोट किया कि विजिबल लाइट जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट हो रही है उसमें बुनियादी तौर पर जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्पेसिंग के कंपेरेबल है। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्पेसिंग भी ज्यादा है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ भी ज्यादा है, तो इस वजह से तो वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन एक्स रेज जो है उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, तो वो इजीली उनके ग्रेटिंग की स्लिट से पास हो जाती हैं और किसी भी तरह से उनको हर्डल का सामना नहीं करना पड़ता, इस वजह से उनको कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनता। लेकिन अगर हम यही एक्स रेज किसी सिंगल क्रिस्टल से पास करें, और सिंगल क्रिस्टल में क्या है, मुख्तलिफ एटम्स हैं, मैं आपको ये जिस तरीके से ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, ये अरेंजमेंट है, एक लैटिस है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स शो किए गए हैं। अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है ना वो बेसिस होंगे यानी एटम्स होंगे, तो किसी भी सिंगल क्रिस्टल में ये पीरियोडिकली अरेंज होते हैं। अब लॉवे की सजेशन ये थी कि अगर एक्स रेज इनमें इन पर हम फॉल करते हैं तो चूंकि इन दो एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के राउंड अबाउट होती है, ठीक है ना। तो और एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो भी 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के राउंड अबाउट होती है। तो चूंकि एक्स रेज की वेवलेंथ और इन दो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग आपस में कंपेरेबल है, ठीक है, तो इस वजह से मुमकिन है कि वो जो एक्स रेज हैं वो यहाँ से डायफ्रैक्ट हों और डायफ्रैक्ट करके यहाँ पर किसी स्क्रीन के ऊपर कोई पैटर्न बनाए। तो ये सजेशन थी लॉवे की, ठीक है। इसी सजेशन को प्रैक्टिकली सबसे पहले फ्रेडरिक एंड डिपिंग उन्होंने इसको परफॉर्म किया, एक एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक एंड डिपिंग ने, और लॉवे का जो एक सजेशन थी उसको उन्होंने एंडोर्स किया और प्रैक्टिकली उसको डेमोन्स्ट्रेट किया
और बताया कि वाकई जो जो मैक्स वैन लॉ की सजेशन थी वो बिल्कुल सही थी। और एग्जैक्टली जो एक्स रेज हैं वो किसी सिंगल क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन पैटर्न देती हैं। उन्होंने जो सिंगल क्रिस्टल यूज की वो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल यूज की, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं उसको यूज किया। और ये एक थिन क्रिस्टल है जिंक प्लांट का, वो उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके ऊपर एक्स रेज फॉल की फेरेट्रिक एंड निपिंग ने, और स्क्रीन पर देखा कि जो है वो उनके पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था एग्जैक्टली वैसे जैसे विजिबल लाइट का। तो ये थी पहली एक्स रे डायफ्रैक्शन की एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेडरिक एंड निपिंग के थ्रू। अब इस तरह का जो ये जो पैटर्न अब होता क्या था कि स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वैसी तरह जिस तरह विजिबल लाइट में होता है, डार्क और फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट इमेज, एक डिफ्रेक्शन पैटर्न बन गया और उस पैटर्न को लॉवेज पैटर्न का नाम दिया गया। ठीक है। और ये हर एक क्रिस्टल के लिए यूनिक था, मतलब जिंक प्लांट के लिए खास पैटर्न बनता था, ब्राइट डार्क, उनके दरमियान स्पेसिंग और एवरीथिंग। ठीक है, वो एक खास पैटर्न की थी। अच्छा, इसी तरीके से NaCl के लिए फॉर एग्जांपल अगर किया जाए तो उसके लिए एक डिफरेंट पैटर्न आएगा, आपके डायमंड के लिए किया जाए डिफरेंट आएगा, मोलिब्डेनियम डाइसल्फाइड के लिए किया जाए डिफरेंट आएगा। हर क्रिस्टल का एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है वो जनरेट होता था। ठीक है ना। तो ए, वो जो पैटर्न था वो बेसिकली क्रिस्टल की सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम डायरेक्टली देखें क्रिस्टल की सिमेट्री को या उसकी जो पैटर्न है उसको डायरेक्टली हम व्यू तो नहीं कर सकते ना नेकेड आई से कि एटम किस तरह से अरेंज है। हमें किसी इनडायरेक्ट वे से, किसी पिक्चर की मदद से किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। तो ये जो एक्स रे डायफ्रैक्शन पैटर्न था ये एक वैल्यूएबल टूल था क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हर क्रिस्टल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक या खास किस्म का पैटर्न नजर आ रहा था। तो अगर वो खास पैटर्न को हम स्टडी कर लेते तो और उसके अंडरलाइंग फिजिक्स को स्टडी कर लेते तो हम उस क्रिस्टल के एक्चुअल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से एक्स रे डायफ्रैक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस शुरू हो गई और लोगों ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके मुख्तलिफ क्रिस्टल्स का एक्स रे डायफ्रैक्शन पैटर्न वो निकालना शुरू कर दिया। तो इसमें जो है एक्स रे डायफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास दो बुनियादी तौर पर दो इंफॉर्मेशन दे सकती है। एक तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं हम, बोथ फॉर द सिंगल क्रिस्टल एंड पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल, दोनों के लिए, सिंगल क्रिस्टल के लिए भी कर सकते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए भी कर सकते हैं। हम उनका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं एक्स रे डायफ्रैक्शन की मदद से। हमारे यहाँ ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी क्रिस्टल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, आप ओपिनियन कैंपस में विजिट करें तो वहाँ पर हमारे पास एक्स रे डायफ्रैक्शन मशीन मौजूद है और हम क्रिस्टल्स का एक्स रे पैटर्न निकाल सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल्स का निकाल सकते हैं, और वो बहुत अच्छी और वैल्यूएबल जो है वो टेक्निक हमारे पास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो दूसरा हम जो काम कर सकते हैं, हम एक्स रेज की वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। आगे हम जाके देखेंगे ना ब्रैग्स लॉ को, तो आप देखेंगे कि वेवलेंथ और जो क्रिस्टल एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे और उससे हम इनमें से अगर कोई एक चीज़ हमें पता हो तो हम दूसरी चीज़ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स रे डायफ्रैक्शन के दो बुनियादी यूजेज हैं, हम सिंगल क्रिस्टल या पॉली क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं और प्लस हम एक्स रेज की वेवलेंथ डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी और आप कह लें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि एक्स रे डायफ्रैक्शन क्या होती हैं। और अच्छा, अब क्वेश्चन एक यहाँ पर आपके जहन में उठ सकता है कि एक्स रेज ही क्यों, वाई एक्स रेज, ठीक, एक्सरे से ही क्यों हम किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं,
और भी तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। उनकी मदद से हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते, हम नेसेसरली जो है वो जो है वो कैसे हम कर सकते हैं। ओके राइट, तो आगे चलते हैं। बेसिकली एक्स रे डायफ्रैक्शन में हम कर क्या रहे होते हैं, हम लोग कुछ एक्स रेज फॉल करते हैं किसी भी क्रिस्टल के ऊपर। अब के अंदर ये जो आपको पिक्चर के अंदर ये मुख्तलिफ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ एटम्स को शो कर रहे हैं एक क्रिस्टल के अंदर। एटम्स की लेयर है, ये लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारी लेयर्स होंगी, एटम्स अरेंज होंगे, periodically अरेंज होंगे क्रिस्टल के अंदर। तो उनके ऊपर हम कोई एक्स रे जो है वो फॉल कर रहे हैं। तो जब ये हम फॉल करते हैं तो होता क्या है, सपोज ये हमारे पास एक एक्स रे है और ये किसी एटम के ऊपर हमने फॉल की है। तो ये जो एक्स रे है ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी इस एटम के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़ाहिर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी। ये एक्स रे है क्या, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली अप्लाई हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक दफ़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी दफ़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, वो चूंकि नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो ये फोर्स क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करेगी, क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी ऑसिलेट करवाएगी, सही है ना। मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये इसको ऑसिलेट करेगी, जो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्योंकि अप्लाई हो रही होगी, तो ज़ाहिर है फील्ड ऑसिलेटिंग है तो फोर्स भी ऑसिलेटिंग होगी। अब जब ये चार्ज पार्टिकल आपको पता है ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा होता है, बेसिकली एक्सेलरेट हो रहा होता है। और आपको पता है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ऑसिलेट करेगा तो डेफिनेटली ये कुछ रेडिएशन अमिट करेगा। अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये इंसिडेंट रे आई थी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा। अगर ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से आ रहा था तो चार्ज पार्टिकल ओमेगा से ऑसिलेट होगा आइडियली, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ज़ाय नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। अब अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये एक्सरेट हो रहा होगा, एक्सरेट हो रहा होगा तो ये उसी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अमिट करेगा। वो क्या होंगी, वो जो अमिटेड होंगी वो हमारे पास सेकेंडरी एक्स रेज कहलाएंगी, यानी प्राइमरी एक्स रेज अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगी, इलेक्ट्रॉन उन इंसिडेंट एक्स रेज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करने के बाद वो जो है रेडिएशन अमिट करेगा, रेडिएशन अमिट जो करेगा वो उसी फ्रीक्वेंसी की होंगी जिसकी इंसिडेंट एक्स रेज थी। और वो जो एमिटेड एक्स रेज हैं वो क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास कहलाएंगी सेकेंडरी एक्सरेज। अब ये तो एक मैंने इलेक्ट्रॉन से एक्सरे सेकेंडरी एक्सरे
की बात की। इसी तरीके से और एक्सरे आ रही होगी, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके सेकेंडरी एक्सरे बनाएगी। इसी तरीके से नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनसे भी कुछ आ रही होंगी, तो आपको आउटपुट पर बहुत सारी एक्सरेज मिलेगी। ये एक्सरेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। इंटरेक्ट जब करेंगी तो इनमें इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी तो एक ब्राइट इमेज बनेगा, और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी तो डार्क इमेज बनेगा। तो इस तरीके से एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ब्राइट और डार्क इमेजेस का, और वो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न कहलाएगा। अब उस कुछ कंडीशंस होंगी जिनके ऊपर ये जो सेकेंडरी एक्सरेज हैं ये वाली, ये कुछ खास कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये ब्राइट इमेज देंगी, कुछ खास कंडीशन है जिनके ऊपर ये डार्क इमेज देंगी। ठीक है, वो कंडीशंस क्या हैं, वो दो फिजिस्ट ने उनको अपने अपने वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश की। एक हमारे पास है ब्रैग्स लॉ, या उसको हम कहते हैं ब्रैग्स ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट है क्या, इन सेकेंडरी एक्स रेज का जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को समझाने का एक तरीका है। ठीक है, और ओके, वो जो एक तरह का मेथड है उसको हम कहते हैं कि ब्रैग्स ट्रीटमेंट। ब्रैग्स ने अपने एक वे में उसको ट्रीट किया और एक लॉ डिराइव किया जिसको हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ, जो हम कल के लेक्चर में डिराइव करेंगे। और दूसरी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है, वो ये है कि हम इनको एक और डिफरेंट वे में ले लें। तो वो हमारे पास है लॉवेज ट्रीटमेंट, वॉन लॉवेज ट्रीटमेंट। उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में ट्रीट करेंगे। एक्चुअली मॉडलिंग है ये, ब्रैग्स लॉ भी एक तरह का मॉडल है, ठीक है, और लॉवेज ट्रीटमेंट एक दूसरी तरह का मॉडल है। रिजल्ट दोनों मॉडल्स के सेम है, way of you can say the interpretation is different for the Braggs and Lovis। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट तरीके से इनको इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट दिया और समझाने की कोशिश की कि डायफ्रैक्शन कंडीशन इस लॉ को फॉलो करती है। मतलब इस ये कंडीशन होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, ये कंडीशन होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। तो क्या कंडीशन होगी कि कंस्ट्रक्टिव होगा और क्या कंडीशन होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगा, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं समराइज कर देता हूँ। आज के लेक्चर की समरी ये है कि ये चैप्टर 2 जो है हमने शुरू किया है। इसमें हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर दो बुनियादी हिस्से हैं, एक एक्स रे डायफ्रैक्शन के हवाले से, दूसरा हमारा हिस्सा है रेसिप्रोकल लैटिस के हवाले से। पहले हम एक्स रे डायफ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके दो पोर्शन है, एक ब्रैग्स डायफ्रैक्शन पैटर्न और लॉवेज डायफ्रैक्शन ट्रीटमेंट या डायफ्रैक्शन पैटर्न। इन दोनों को हम ब्रैग्स लॉ को और लॉवेज इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम है, although way of treatment is quite different। तो पहले तो ये है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन है क्या। ये बिल्कुल उसी तरीके की डायफ्रैक्शन है जिस तरह की आपके पास विजिबल लाइट की ग्रेटिंग से डायफ्रैक्शन है। एक बात, एक इम्पॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आम लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, और वो ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट होती है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ भी ज़्यादा है, ग्रेटिंग के अंदर जो स्पेसिंग है मुख्तलिफ लाइन्स की, वो भी ज़्यादा है। ठीक, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल है ग्रेटिंग की स्पेसिंग। एक बात। अब अगर एक्सरे डायफ्रैक्शन हमने देखना है तो एक्सरेज की वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज की ग्रेटिंग हमें लेनी होगी। वो कहाँ से मिलेगी? लॉवेज का ये सजेशन था कि अगर हम सिंगल क्रिस्टल लें तो वो एक्ट कर सकती है ग्रेटिंग की, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि दो एटम्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगी, और वो 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड अबाउट होगी, और एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो भी 10⁻⁻10
मीटर के राउंड अबाउट है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू लॉगस सजेशन कि अगर हम एक्स रेज को सिंगल क्रिस्टल से डायरेक्ट करें तो बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल वैसे ही बिहेव करेगी जैसे एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिहेव कर रही थी विजिबल लाइट के वजह से। तो इस यहाँ पर जो है एक्स रेज के केस में जो सिंगल क्रिस्टल है वो एक्ट कर रही है जस्ट लाइक अ डायफ्रैक्शन। अब हमने एक्स रेज को फॉल किया सिंगल क्रिस्टल के ऊपर, तो उसने क्या किया, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक्सरे, इसमें वेरिएंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेरिएंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने जाकर अटैक किया उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल है, उनको उनके अंदर एक हरकत पैदा की, उनको एक मूवमेंट दी, और वो कौन सी मूवमेंट है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ऑसिलेटिंग फोर्स अप्लाई करे, ठीक है ना, फील्ड और फोर्स आपस में रिलेटेड है जैसे आपको बेसिक्स फिजिक्स से पता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होना शुरू हो गए तो आपको पता है कि ऑसिलेशन मींस दे हैव सम एक्सेलरेशन, एंड यू नो द एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रेडिएशन एमिट करते हैं, वो एक्सरेज जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं वो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्सरेज। इस प्रोसेस को हम थॉमसन स्कैटरिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपके जहन में रहे, थॉमसन स्कैटरिंग भी इसी प्रोसेस को ही कहा जाता है। तो वो जो सेकेंडरी एक्स रेज हैं वो जाकर एक स्क्रीन से कोलाइड करेंगी और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। अब जिस तरीके से दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके दो ही मेथड हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी तो ब्राइट इमेज बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी तो डार्क इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को दो तरीकों से स्टडी किया गया, दो तरीकों से मॉडल किया गया। एक हमारे पास है ब्रैग्स मॉडल, दूसरा हमारे पास क्या है, मैक्सवेल लॉवेज ट्रीटमेंट। तो उन दोनों को हम बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रैग्स ट्रीटमेंट। ब्रैग्स जो है 1912 में डब्ल्यू.एच. ब्रैग एंड डब्ल्यू.एल. ब्रैग जो कि फादर और सन थे, बाप बेटे ने सबसे पहले डायफ्रैक्शन पैटर्न को ब्रैग्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन किया। तो वो इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे कल। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, ये असाइनमेंट के बारे में किसी ने कहा है कि थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने असाइनमेंट के हवाले से आपको बताया था कि 3 से 5 पेजेस की आपने असाइनमेंट लिखनी है, ठीक है। और इस असाइनमेंट में कोई इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इसमें आपने मटेरियल सर्च करना है नेट से, और सर्च करने के बाद आपने उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ओके, नोट डाउन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस मटेरियल की क्या क्वालिटी है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा वेल अरेंज कर लें। वेल अरेंज करने के बाद आप उसको वर्ड फॉर्मेट में लिखें।
वर्ड फॉर्मेट में लिखने के बाद फिर उसमें एक दफ़ा उसकी प्रूफ रीडिंग करें कि क्या ये सही भी है या नहीं है। जितना जिसका अच्छा मटेरियल होगा उसको उतना अच्छा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कोशिश करें कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से जो है वो आप करें, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से सीख भी सकें। और ये जो वर्ड पे राइटिंग है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने टॉपिक को जिस तरीके से अभी एक स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड के बारे में पूछा है स्टूडेंट ने, आप इसको थोड़ा सा अपने टॉपिक को गूगल कर लें, ठीक है। गूगल पे जाएं, अपना टॉपिक गूगल में लेके बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपने नोटबुक पर एक तो मटेरियल को लिख लें, अरेंज कर लें, थोड़ा सा उसको सेंसिबली देख लें, फिर उसके बाद जो है आप उसको वर्ड पे लिखना शुरू करें। अभी आपके पास 2 हफ्तों का टाइम भी है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप परेशान ना हो। और अगर आप थोड़ा सा लर्निंग लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर भी बहुत फायदा होगा। आप यूट्यूब पे जाकर लिखें हाउ टू राइट इन एम एस वर्ड या राइटिंग स्किल्स इन एम एस वर्ड, इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि एम एस वर्ड में कैसे लिखना है, मतलब ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।